नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल में। आज हम लोग बाल विकास में विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका संबंध का पाठ 5 देखेंगे। तो आइए आज का देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो किस अवस्था में समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? वो है किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। और इसमें ध्यान रखिएगा कि किशोर अपने समूह को घर और विद्यालय से भी अधिक महत्व देने लगता है। तो इसका सही आंसर होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था में उसका एक समवयस्क समूह होता है, अपने उम्र के बच्चों का एक समूह होता है और उसका वह सक्रिय सदस्य हो जाता है। वह इस समूह को अपने घर और विद्यालय से भी अधिक महत्व देने लगता है। वह किस अवस्था में? तो किशोरावस्था में। प्रश्न दूसरा है कि मिश्रित आयु वर्ग वाले शिक्षार्थियों की कक्षा में से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए खाली स्थान का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मिश्रित आयु वर्ग वाले, वहाँ विभिन्न आयु वर्ग वाले बच्चे बैठे हैं। उस कक्षा में व्यवहार रखने वाले शिक्षक का, तो जो उस कक्षा को पढ़ाएंगे तो उस शिक्षक का व्यवहार के लिए सब खाली स्थान का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। किसका ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उस शिक्षक के लिए? सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, विकासात्मक अवस्थाओं और चौथा उनके अभिभावकों का व्यवसाय। तो शिक्षक हैं और उनके क्लास में मिश्रित आयु वर्ग के विद्यार्थी बैठे हुए हैं, तो उनका व्यवहार जो होगा वो कैसा होना चाहिए? तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें सही आंसर जो होगा विकासात्मक अवस्थाओं का होगा। क्योंकि विकासात्मक अवस्थाओं से विद्यार्थी के अधिगम को शिक्षक सुनिश्चित कर सकता है। इसमें हम लोगों को समझना है कि विभिन्न प्रकार के बच्चे बैठे हुए हैं, विभिन्न आयु वर्ग के बच्चे बैठे हैं। तो यदि शिक्षक को विकासात्मक अवस्थाओं से यदि परिचित है, बच्चे के विकासात्मक अवस्थाओं से यदि शिक्षक परिचित है, तो उसका जो
अधिगम है उसको सुनिश्चित कर सकता है। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता। पहला है क्योंकि वह बहुत छोटा होता है। दूसरा है क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। तीसरा है क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता है। चौथा है क्योंकि वह कल्पनाशील होता है। थोड़ा गलती लिखा गया है, कल्पनाशील होता है। तो 6 या 7 वर्ष का जो बालक होगा वो दूसरे के बच्चों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। वह अहम केंद्रित होता है और इस समय शैशवावस्था के जो लक्षण होते हैं, शैशवावस्था के लक्षण उसमें विद्यमान रहते हैं। 6 या 7 साल में उसमें विद्यमान रहते हैं। वह कोई भी प्रश्न पूछने पर उदासीनतापूर्वक हाँ और नहीं में उत्तर देता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा दूसरा। 6 या 7 साल की उम्र में जो बच्चे होते हैं वह अभी शैशवावस्था के लक्षण उसमें विद्यमान ही रहते हैं और वह कोई भी प्रश्न पूछें यदि उनसे तो वह उदासीनतापूर्वक हाँ और ना में उत्तर देता है। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा कि वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है। वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है। इसका ऑप्शन है अभिवृद्धि शारीरिक होती है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, अभिवृद्धि मापनीय होती है, अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो जो सही नहीं है उसके बारे में हमें बात करना है। तो अभिवृद्धि कहिए कि अभिवृद्धि या वृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यह गलत है। वृद्धि जो होता है एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो वृद्धि इसका आंसर जो होगा 4 होगा और इसका हम लोग लिखेंगे कि वृद्धि जो होता है एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ दिया हुआ है कि अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इसीलिए यह सही नहीं है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है 5वां। मानव विकास क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, संज्ञानात्मक और सामाजिक। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। तीसरा ऑप्शन है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। चौथा है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो मानव विकास को जो विभाजित किया गया है वो है दूसरा ऑप्शन, यहाँ सबसे सटीक है। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। इसका हम लोग और डिटेल से यदि जानना चाहें तो इसका आंसर होगा दूसरा, कि मानव विकास को
निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन सा? पहला है शारीरिक विकास, दूसरा है मानसिक विकास, तीसरा है भाषागत विकास, चौथा है सामाजिक विकास, पांचवा है संवेगात्मक विकास, और छठा है नैतिक विकास। तो इस तरह से हम लोग इसको विभाजित करते हैं। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 2 जो है मेरा, उसमें देखिए शारीरिक दिया हुआ है, संज्ञानात्मक, अच्छा संवेगात्मक आपको मिल जा रहा है, सामाजिक मिल जा रहा है, और संज्ञानात्मक भी होता है। तो हम लोग लिख देते हैं संज्ञानात्मक विकास। तो ये सभी विकास आपका ऑप्शन नंबर 2 में मिल जा रहा है, इसीलिए सही आंसर जो होगा वह होगा दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न है छठा, कि प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। किसमें? अनुकूलन, प्रेरक पेशी विकास, समस्या समाधान, या चौथा है विचारात्मक प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा दूसरा, प्रेरक पेशी विकास। तो थोड़ा हम लोग डिटेल से जान लें, जैसे चित्र और विचारधारा, चित्र के बाद विचारधारा, प्रतीक एवं संकेत, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, पेशियों की गतिविधियां, पेशियों की गतिविधियां, और मानसिक क्रिया मतलब मस्तिष्क की जुड़ी क्रियाएं, मस्तिष्क से जुड़ी क्रियाएं, ये सभी जो है आपका, ये सभी क्रियाएं जो है आपका मोटर तंत्र विकास से जुड़ी होती है। कौन? मोटर तंत्र विकास से जुड़ी होती है। और इसकी व्याख्या जीन पियाजे, कौन? जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में किया है, अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में किया है।
सिद्धांत में किया है। और ध्यान रखिएगा कि यह संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण है। इसको प्रथम चरण में ही व्याख्या किया गया है। तो प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है प्रेरक पेशी विकास से। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां कि 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों की आवश्यकता है। कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की। दूसरा है सीखने में स्वायत्तता की। तीसरा है क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम की। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सबसे सटीक आंसर होगा चौथा। जो बच्चे 6 से 11 साल के होंगे उन सबों को कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की आवश्यकता होगी। वह किसी भी तरह का प्रश्न पूछ सकता है। तो ये जरूरी है लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण हो, कहिए कि लोकतांत्रिक वातावरण हो। सीखने में स्वायत्तता हो, इसका मतलब है बच्चों को सीखने एवं प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता हो। तीसरा है कि क्रियात्मक विधि या तो क्रिया आधारित अंतरक्रियात्मक अधिगम के द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये तीनों यदि मिला देंगे तो 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए बहुत ही अच्छा अधिगम दिया जा सकता है। तो इसमें सटीक आंसर जो होगा आपका वह होगा चौथा, उपरोक्त सभी। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है 8वां कि शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता। शारीरिक विकास भी हो गया है और मानसिक विकास भी अच्छा हो गया है। तो शारीरिक और मानसिक परिपक्वता मतलब मैच्योर्ड। तो वह शरीर से भी मैच्योर्ड हो चुका है और दिमाग से भी मैच्योर्ड हो गया है। तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? किशोर कहा जाएगा, प्रौढ़ कहा जाएगा, वृद्ध कहा जाएगा या फिर बालक कहा जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा किशोर। किशोर कहने का मतलब हुआ कि शारीरिक एवं मानसिक परिपक्व। तो शारीरिक और मानसिक परिपक्वता का तात्पर्य शरीर एवं सोचने समझने की क्षमता का पूर्ण विकास। तो ये समझ लीजिए कि शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता का क्या अर्थ हुआ। इसका अर्थ है कि शरीर एवं सोचने समझने की क्षमता का पूर्ण विकास, जिसमें शरीर एवं सोचने समझने की क्षमता का पूर्ण विकास हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता। तो यह लक्षण जो होता है यह किशोरावस्था की है। यह लक्षण किशोरावस्था की है।
किशोरावस्था की है, क्योंकि किशोरावस्था में व्यक्ति का शरीर एवं मानसिक क्षमता का पूर्ण विकास हो जाता है। एक कोटेशन है, आइए देखते हैं। प्रश्न है, बीग एवं हंट के अनुसार खाली स्थान की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है परिवर्तन। और परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। इसमें खाली स्थान में क्या भराएगा? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो ये जो कोटेशन को पूरा करने के लिए हमें यहाँ पर भरना होगा बिग एवं हंट के अनुसार किशोरावस्था, यहाँ भरना होगा किशोरावस्था। और किशोरावस्था, अब ये पूरा हो गया स्टेटमेंट। तो किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है परिवर्तन। और परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो इसका सबसे सही उत्तर होगा, राइट आंसर जो होगा वह होगा तीसरा। टेंथ नंबर सवाल देखते हैं कि एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होती है। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट जो होता है वह किस पर निर्भर होती है, ये बताना है कि उसकी अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर, शिशु को मिलने वाले प्यार तथा अपनत्व पर, तीसरा है उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो एक शिशु का सामाजिक विकास जो निर्भर करता है, यह सबों पर निर्भर करता है। उसके अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर, एक दूसरे के साथ कैसा अंतःक्रिया होता है उस पर, शिशु को मिलने वाले प्यार और अपनत्व पर, जिस बच्चे को अच्छा प्रेम मिलेगा, अच्छा अपनत्व मिलेगा, उसका सामाजिक विकास बढ़िया होगा। और तीसरा है उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर। तो ये भी क्या है, यदि बच्चा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है तो उसका भी सामाजिक विकास बढ़िया होगा। तो इसका सबसे सटीक आंसर, राइट आंसर जो होगा वह होगा चौथा। इसका राइट आंसर चौथा होगा। नेक्स्ट है कि शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? पहला है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था, चौथा है वृद्धावस्था। तो किस में होता है शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास? तो शर्म, देखिए इसका आंसर जो होगा वह होगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था, आप ध्यान दीजिएगा, शर्म और गर्व ये जो आते हैं, यह आपका आता है संवेगात्मक विकास में। कौन विकास में? संवेगात्मक विकास में आता है शर्म और गर्व वाला टर्म। तो ध्यान दीजिएगा कि संवेगात्मक विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं अनोखा काल माना जाता है। बालक में मूल संवेगात्मक जो लक्षण हैं वो हैं शर्म, गर्व, उत्साह इत्यादि। और इन सबों का विकास इसी बाल्यावस्था में
होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा बाल्यावस्था। लिख देते हैं, थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं ताकि बेहतर होगा नोट्स बनाने में भी और आगे ध्यान रखने में भी। संवेगात्मक विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं अनोखा काल माना जाता है। बालक में मूल संवेगात्मक लक्षण, ये भी ध्यान रखिएगा कि मूल संवेगात्मक लक्षण क्या क्या होता है। तो शर्म, गर्व, उत्साह इत्यादि। तो मूल संवेगात्मक लक्षण का विकास किस अवस्था में होता है? तो बाल्यावस्था में ही होता है, बाल्यावस्था में होती है। तो इसका सही आंसर होगा शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो ध्यान देंगे आप, बाल्यावस्था में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 12 कि छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं? पहला है उन्हें अच्छी नागरिकता पर भाषण देकर, दूसरा है उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर, तीसरा है उन्हें कतिपय सामुदायिक सेवा कार्य आवंटित करके, चौथा है उन्हें भारतीय संविधान से परिचित कराकर। तो छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं? तो इसके लिए सबसे सटीक आंसर, राइट आंसर जो होगा वह होगा दूसरा, उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर। तो छात्रों को में अच्छे नागरिकों के गुण विकसित करने के लिए उन्हें पाठ्य पुस्तक में ऐसे तथ्यों का संकलन करना चाहिए जो महान व्यक्तियों से संबंधित हो, मतलब राष्ट्रीय नायकों से संबंधित हो। उदाहरण के लिए यदि हम लोग बात करें, उदाहरण के लिए आपका कक्षा 8 में आपका मिलेगा, विद्यार्थियों के लिए मिलेगा भारत की महान विभूतियों के नाम से, भारत की महान विभूतियों के नाम से एक पाठ्य पुस्तक चलाई जाती है, पाठ्य पुस्तक चलाई जाती है। किसी स्टेट में चलाया जाता है, किसी में नहीं भी चलाया जाता है। तो कहने का मतलब कक्षा 8 में भारत की महान विभूतियों के नाम से जो पाठ्य पुस्तक चलाई जाती है उससे भी हम लोग राष्ट्रीय नायकों से परिचित करवा सकते हैं। आपका स्नातक स्तर पर भी चलाया जाता है, स्नातक स्तर पर भी एक पाठ्य पुस्तक चलाई जाती है जिसका नाम है राष्ट्र गौरव, राष्ट्र गौरव। तो विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के इस तरह का बुक चलाते हैं। इसका मूल उद्देश्य होता है इन सभी बुक चलाने का, इन सभी पाठ्य पुस्तक का चलाने का जो मूल्य उद्देश्य है, इन सबका आधार क्या है? इन सबका आधार है कि बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं, बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं। इसका मेन उद्देश्य यही है कि बच्चे जो हैं वह अनुकरण करते हैं। तो बच्चे यदि महान विभूतियों का, राष्ट्रीय नायकों का
अनुकरण करेंगे तो निश्चित तौर पर उनमें अच्छे नागरिकों के गुण समाहित होंगे। इसीलिए हम सबों को महान विभूतियों, राष्ट्रीय नायकों के बारे में चर्चा करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि छात्रों में अच्छे नागरिकों के गुण समाहित हो सकेंगे। तो मित्रों, आज यहीं तक। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अब तक यदि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। इससे होगा क्या कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो इसकी सूचना आपको प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।